नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कॉपीराइट एक्ट की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं बताऊंगा जो अक्सर LLB, LLM एवं BA LLB के एग्जाम में जिन धाराओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप आम नागरिक हैं और आप YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो अति आवश्यक है, क्योंकि कॉपीराइट के बारे में जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, कॉपीराइट मान के चलिए वह है जब एक व्यक्ति अपनी मेहनत से किसी रचना तथा किसी संगीत तथा किसी पुस्तक की रचना करता है, लेकिन उसका यूज कोई अन्य व्यक्ति उसकी बिना अनुमति के कर लेता है, तो वह कहलाता है कॉपीराइट। वह व्यक्ति जिसने उसकी रचना या उसकी पुस्तक का उपयोग किया है वह कॉपीराइट के दायरे में आएगा। इसमें दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखते रहिए। आपके एग्जाम में इन्हीं धाराओं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह 1957 में दोस्तों पारित किया गया था कॉपीराइट एक्ट और 21 जनवरी 1958 से लागू किया गया। इसमें 15 अध्याय है और 79 सेक्शन है। 1957 से अब तक इसमें 6 बार संशोधन किया जा चुका है और इसका अध्याय जो पहला है दोस्तों प्रारंभिक के बारे में बात करता है। धारा 1 संक्षिप्त इतिहास और विस्तार के बारे में बात करता है। यह एक्ट 1957 में पारित किया गया, 1958 से लागू किया गया। यह एक्ट दोस्तों पूरे भारत वर्ष में लागू है। जब से 5 अगस्त को 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 और आर्टिकल 35A हटने के बाद कॉपीराइट एक्ट संपूर्ण भारत पर प्रभावी है। इसकी धारा 2 निर्वचन के बारे में बात करती है। धारा 2 में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसी से आपकी एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहली परिभाषा है कलात्मक कृति, दूसरी है नाट्य कृति, तीसरी परिभाषा है संगीतात्मक कृति और चौथी परिभाषा है साहित्य कृति और 5वीं परिभाषा है दोस्तों ध्वनि रिकॉर्डिंग। और इसके बाद अगली काफी महत्वपूर्ण परिभाषा है वस्तु कला कृति। इसके बाद अगला अध्याय आता है कॉपीराइट एक्ट का जो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों कॉपीराइट कार्यालय और कॉपीराइट बोर्ड के बारे में अगला अध्याय बात करता है। इसमें दोस्तों 4 धाराएं हैं, धाराएं 9, 10 और 11, 12। धारा 9 कहती है कॉपीराइट कार्यालय के बारे में और धारा 10 कहती है कॉपीराइट रजिस्टर और उप रजिस्टर के बारे में। धारा 10 कहती है कॉपीराइट बोर्ड का गठन। धारा 12 कहती है कॉपीराइट बोर्ड की शक्तियां और प्रक्रिया। दोस्तों, धारा 12 को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। मान के चलिए दोस्तों एक लड़की के 12वीं बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं, तो वह किस प्रकार से तैयारी करेगा? अपनी पूरी शक्ति 12वीं में पास होने के लिए तथा अच्छे नंबर लाने के लिए वह अपनी पूरी शक्ति झोंक देगा। इस प्रकार दोस्तों याद करेंगे 12 बोर्ड यानी कि 12 कॉपीराइट बोर्ड की शक्तियों के बारे में बताता है। इसके बाद इसका अगला अध्याय आता है अध्याय 3 जो कॉपीराइट के बारे में बताता है। इसमें दोस्तों धारा 13, 14, 15, 16 4 धाराएं हैं। इसमें धारा 13 और 14 काफी महत्वपूर्ण है। धारा 13 कहती है कॉपीराइट का अस्तित्व और धारा 14 कहती है कॉपीराइट का अर्थ क्या है। कॉपीराइट दोस्तों इसका अर्थ क्या है? कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट जब कोई एक व्यक्ति अपनी मेहनत से किसी रचना को लिखता है तथा किसी पुस्तक का लेखन करता है, तो उसकी बिना अनुमति के जब कोई अगला व्यक्ति उसकी पुस्तक का किसी सार्वजनिक स्तर पर प्रकाशित करता है उसकी बिना अनुमति के, जो उसका प्रथम स्वामी था उस पुस्तक का, तो यह कॉपीराइट के दायरे में आएगा। इसे धारा 14 के अंतर्गत रखा गया है कॉपीराइट का अर्थ। दोस्तों इसके बाद धारा 15 आती है। धारा 15 कहती है विशेष पंजीकृत डिजाइनों में कॉपीराइट के संबंध में प्रावधान। इसके बाद अगला अध्याय आता है दोस्तों अध्याय 4 कॉपीराइट का स्वामित्व और कॉपीराइट स्वामी के अधिकार। इसमें दोस्तों धारा 17, 18, 19, 19A और 20
21 काफी महत्वपूर्ण धाराएं हैं। इससे हर वर्ष एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। धारा 17 कहती है कॉपीराइट का प्रथम स्वामी कौन होगा, और धारा 18 कहती है कॉपीराइट का कार्यभार। धारा 19 कहती है कॉपीराइट कार्यभार की विधि, और धारा 19A कहती है कॉपीराइट के काम के संबंध में विवाद, और धारा 20 कहती है वसीयत द्वारा पांडुलिपि में कॉपीराइट का प्रसारण और अंतरण। धारा 21 कहती है कॉपीराइट को त्याग देने का रचयिता का अधिकार, यानी कि धारा 21 कहती है कॉपीराइट को त्याग देने का लेखक का अधिकार क्या है। इसके बाद अगला अध्याय आता है अध्याय 5 कॉपीराइट की अवधि। धारा 22 से 29 तक कॉपीराइट की अवधि के बारे में बताया गया है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी हर वर्ष एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वर्ष भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों धारा 22 कहती है कॉपीराइट की अवधि 60 वर्ष तक होगी, और धारा 23 कहती है अनाम और छदम नाम के लिए अवधि, इसकी अवधि भी 60 वर्ष तक होती है। धारा 24 मृत्यु उपरांत कॉपीराइट की अवधि, यानी कि किसी लेखक की मृत्यु हो गई है, उसने अपनी रचना लिखी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के बाद भी वह उसका स्वामी होगा 60 वर्ष तक। दोस्तों इसके बाद अगली धारा आती है धारा 25 तस्वीरों के संबंध में कॉपीराइट की अवधि। धारा 26 छायांकन फिल्मों में कॉपीराइट, यानी कि चलचित्र में कॉपीराइट की अवधि क्या होगी। इसके बाद अगली धारा आती है धारा 27 ध्वनि रिकॉर्डिंग में कॉपीराइट की अवधि। दोस्तों इन सब में 60 वर्ष तक कॉपीराइट की अवधि होगी। इसके बाद अगली धारा आती है सरकारी कार्यों में कॉपीराइट की अवधि भी 60 वर्ष तक होगी। इसके बाद अगली धारा आती है धारा 29 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कार्य में कॉपीराइट की अवधि कितनी होगी। अंतरराष्ट्रीय संगठन में कॉपीराइट की अवधि 60 वर्ष तक होगी। इसके बाद दोस्तों अगला अध्याय आता है अध्याय 7 कॉपीराइट सोसाइटी। इसकी धारा 33 कहती है कॉपीराइट सोसाइटी का पंजीकरण, और धारा 33A कॉपीराइट सोसाइटी द्वारा टैरिफ स्कीम। दोस्तों धारा 34 आती है इसके बाद कॉपीराइट सोसाइटी द्वारा स्वामी के अधिकारों का प्रशासन। इसके बाद धारा 35 आती है कॉपीराइट सोसाइटी पर रचयिता और अधिकारों के अन्य स्वामियों द्वारा नियंत्रण। इसके बाद अगली धारा आती है दोस्तों धारा 36 विवरण और रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना। इसके बाद अगली धारा आती है धारा 36A कॉपीराइट सोसाइटी के अधिकारों और दायित्व। दोस्तों इसके बाद अगला अध्याय आता है काफी महत्वपूर्ण अध्याय है अध्याय 10। इससे भी हर वर्ष एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। धारा 10 कहती है कॉपीराइट का रजिस्ट्रीकरण। इसमें दोस्तों धारा 44 से 50A तक बताया गया है, यानी कि धारा 44 से 50A तक कॉपीराइट के रजिस्ट्रीकरण के बारे में बताया गया है। धारा 44 कहती है कॉपीराइट का रजिस्टर किस प्रकार होगा। धारा 45 कॉपीराइट के रजिस्टर में प्रविष्टियां, यानी कि कॉपीराइट का मालिक रजिस्टर के लिए यानी कि कॉपीराइट का मालिक रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। इसके बाद अगली धारा आती है धारा 46 अनुक्रमणिकाएं। इसके बाद अगली धारा आती है धारा 47 रजिस्टर का प्रारूप और निरीक्षण। इसके बाद अगली धारा आती है धारा 48 प्रथम दृष्टा साक्ष्य। धारा 49 कॉपीराइट के रजिस्टर में प्रविष्टियों का सुधारना। दोस्तों इसके बाद अगली धारा आती है धारा 50 कॉपीराइट बोर्ड द्वारा, यानी कि कॉपीराइट बोर्ड द्वारा रजिस्टर का परिशोधन और सुधारना। इसके बाद अगली धारा है 50 से काफी महत्वपूर्ण है। धारा 50 से प्रकाशन के बारे में बताती है, यानी कि कॉपीराइट के रजिस्टर में की गई
प्रविष्टियों आदि का प्रकाशन किस प्रकार से किया जाएगा। इसके बाद अगला अध्याय आता है अध्याय 11 कॉपीराइट का अतिलंघन। दोस्तों यानी कि कॉपीराइट का उल्लंघन के बारे में बात करता है अध्याय 11। इसके बाद धारा 51 और 52, इसमें काफी महत्वपूर्ण धाराएं हैं दो। हर वर्ष इससे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। धारा 51 कहती है कॉपीराइट का उल्लंघन कब होगा और धारा 52 कहती है कॉपीराइट का उल्लंघन कब नहीं होगा। इसके बाद अगला अध्याय आता है दोस्तों अध्याय 12 सिविल उपचार के बारे में बात करता है। इसमें धारा 54 से लेकर 62 तक बताया गया है। धारा 54 कहती है परिभाषा के बारे में और धारा 55 कहती है कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए सिविल उपचार किस प्रकार से यानी कि सीपीसी में किस प्रकार से कॉपीराइट का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसे किस प्रकार से प्रतिकर दिलाया जाएगा। धारा 55 बात करती है। इसके बाद अगली धारा आती है धारा 56 अलग अलग अधिकारों का संरक्षण। इसके बाद अगली धारा आती है धारा 57 लेखक के विशेष अधिकार। अगली धारा आती है धारा 58 उल्लंघनकारी प्रतियों को रखने या उनसे निपटने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध स्वामी का अधिकार। अगली धारा आती है धारा 59 वास्तुकला के कार्यों के मामले उपचार पर प्रतिबंध। इसके बाद अगली धारा आती है दोस्तों धारा 60 विधिक कार्रवाइयों की निराधार धमकी की दशा में उपचार। अगर कोई व्यक्ति आपको धमकी देता है उसके ऊपर उसे किस प्रकार से उपचार दिया जाएगा। दोस्तों अगली धारा आती है धारा 61 कॉपीराइट के स्वामी कार्रवाई के पक्षकार होंगे यानी कि जो कॉपीराइट के स्वामी होते हैं वही कार्रवाई के पक्षकार होंगे। अगली धारा आती है धारा 62 इस अध्याय के अधीन उत्पन्न होने वाले विषयों पर न्यायालय की अधिकारिता। इसके बाद दोस्तों अगला अध्याय आता है अध्याय 13 काफी महत्वपूर्ण अध्याय है अपराध के बारे में बताता है यानी कि अध्याय 12 में सिविल उपचार और अध्याय 13 में आपराधिक उपचार के बारे में बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति कॉपीराइट का उल्लंघन करता है तो उसे कितने साल तक की सजा के बारे में बताया गया है धारा 13 में। इसकी धारा 63 से लेकर धारा 70 तक अपराध के बारे में बताया। धारा 63 जानबूझकर कॉपीराइट का उल्लंघन करना। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर कॉपीराइट का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति को न्यूनतम 3 वर्ष तक का कारावास और 50,000 रुपए तक का जुर्माना और अगर अधिकतम सजा है इसमें 3 साल तक की जिसमें और जुर्माना है 5 लाख रुपए तक का। धारा आती है धारा 64 उल्लंघनकारी प्रतियों को जब्त करने की पुलिस की शक्ति यानी कि ऐसी प्रतियां जो उल्लंघनकारी हैं उन्हें पुलिस जब्त कर सकती है। धारा 65 उल्लंघनकारी प्रतियां बनाने के उद्देश्य से कोई प्लेट बनाता है या तो ऐसा करता है तो उस व्यक्ति को 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली धारा आती है धारा 66 उल्लंघनकारी प्रतियां बनाने के उद्देश्य से उल्लंघन करने वाली प्रतियों या प्लेटों का निपटान। इसके बाद अगली धारा आती है धारा 69 कंपनियों द्वारा अपराध। अगर कोई व्यक्ति कंपनी में है ऐसा अपराध करता है कॉपीराइट का उल्लंघन करता है तो उसके अपराध के बारे में धारा 69 में बताया गया है। इसके बाद अगली धारा आती है दोस्तों धारा 70 अपराधों का संज्ञान। धारा 70 में अपराधों के संज्ञान के बारे में बताया गया है। इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट से कम कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण नहीं करेगा। इसके बाद अगला अध्याय आता है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण अध्याय है अध्याय 14 अपील के बारे में बात करता है यानी कि आप अपील किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आपके कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ है तो आप किसी दूसरे न्यायालय में अपील किस प्रकार कर सकते हैं। इसमें धारा 71 से लेकर 73 तक बताया गया है। इसमें 3 धाराएं हैं।
धारा 71 कहती है मजिस्ट्रेट के कतिपय आदेशों के विरुद्ध अपील, यानी कि 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं। धारा 72 कॉपीराइट के रजिस्टर और कॉपीराइट के आदेशों के विरुद्ध अपील। दोस्तों इसकी समय अवधि है 3 महीना, यानी कि 90 दिन तक आप किसी कॉपीराइट के रजिस्टर और कॉपीराइट बोर्ड द्वारा आपके आदेशों का उल्लंघन किया गया है तो आप उसकी अपील 90 दिन के भीतर करनी होगी। इसके बाद अगली धारा आती है धारा 73 अपीलों के लिए प्रक्रिया। दोस्तों धारा 73 में अपीलों के लिए प्रक्रिया बताई गई है। उच्च न्यायालय धारा 72 के अधीन उससे की गई अपीलों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में इस अधिनियम के अनुरूप नियम बना सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे जिन बच्चों का एग्जाम है उन्हें इस वीडियो के माध्यम से मदद मिल सके। यही महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो दोस्तों आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। और दोस्तों 20 से आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, 20 में एक महत्वपूर्ण एक्ट है कॉपीराइट एक्ट 1957। आपको उसमें 6-7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ना है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, अन्य क्वेश्चन नहीं। दोस्तों इसलिए जो कॉपीराइट का चैप्टर है उसी चैप्टर को आपको अच्छे से तैयार करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।